नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। लास्ट क्लास में हमने जो देखा था एंटीबायोटिक्स और कुछ प्रोडक्ट्स को। ठीक है, यहाँ देखते हैं केमिकल्स और कुछ एंजाइम्स जो आपके बनाए जाते हैं कुछ माइक्रोब्स की हेल्प से। लिखा है माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ द सर्टेन केमिकल लाइक ऑर्गेनिक एसिड्स, एल्कोहल, एंजाइम। एग्जाम्पल ऑफ द प्रोड्यूसर एसिड प्रोड्यूसर्स आर। यहाँ से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये एक सवाल बनते हैं बस कि एसिडिक एस्परजिलस जो है नाइजर क्या बनाता है, सिट्रिक एसिड बनाता है, ठीक है ना। और एसिडोबैक्टर एसिटाई आपका क्या बनाता है, एसिटिक एसिड बनाता है। ध्यान ये रखना है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एस्परजिलस जो आपका है वो एक फंगस है और जो एसिडोबैक्टर आपका है वो एक बैक्टीरियम है। एस्परजिलस आपका एक फंगस है जबकि एसिडोबैक्टर आपका एक बैक्टीरिया है। ठीक है, ये बनाता है एसिटिक एसिड, ये बनाता है सिट्रिक एसिड। फिर एक आपका है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। ध्यान से वर्ड पढ़ना है बहुत ज़्यादा, ये ब्यूटाइलिकम है। ठीक है, ये आपका क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम आपका क्या है, बैक्टीरिया है जो कि आपका ब्यूटायरिक एसिड बनाता है। एक है आपका लैक्टोबैसिलस जो कि आपका लैक्टिक एसिड बनाता है। तो देखो चार, यहाँ पर आपको चार एसिड बनाए हैं। एक तो सवाल इनमें से पूछ लिया जाएगा कम से कम, या फिर इनमें से ऐसा सवाल आएगा मैचिंग वाला, मैचिंग करने के लिए आ जाता है कि भाई कौन सा एसिड किससे बनता है। तो बच्चे जो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं वो इसमें ही होते हैं, सिट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड में ही। तो आप ध्यान रखना कि एसिटिक एसिड का जो नाम है वो एसिटिक के ऊपर है, AC से ही आपको मैच करना है। इसमें भी AC मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि एसिटिक एसिड का कौन सा है। नेक्स्ट लिखा है कि ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। आपको पता है कि शराब बनाने के लिए, इथेनॉल बनाने के लिए आपका सैक्रोमाइसिस सेरेविसी नाम का जो ईस्ट है आपका यूनिसेलुलर फंगस होता है उसका यूज किया जाता है एंड यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। लाइपेज एंजाइम जो कि आपका लिपिड के डिग्रेडेशन में यूज किया जाता है, लिपिड के हाइड्रोलाइसिस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। वो आपका लाइपेज जो बनाया जाता है वो माइक्रोब्स की हेल्प से ही बनाया जाता है, ठीक है। कुछ डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन जो आपके साबुन होते हैं, जो आजकल लिक्विड वाले जो सर्फ आते हैं उनमें आपके लाइपेजेस मिलते हैं। लाइपेजेस आसानी से आपके जो फैट के जो दाग होते हैं उनको हटा देते हैं एंड आर हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री। एंड यू मस्ट हैव नोटिस दैट बोटल फ्रूट जूस। सवाल ये आता है कि जो आपका बोतल जो पैकिंग वाला जो फ्रूट जूस आता है उसकी क्लियरिंग के लिए क्या यूज होता है, ठीक है ना, क्लैरिफाई करने के लिए क्या यूज होता है। तो वहाँ पर क्योंकि जो आपकी जो सेल्स होती हैं, फ्रूट की जो सेल्स होती हैं, उनकी जो सेल वॉल होती है उसमें आपको पैक्टिन मिलता है, वो कुछ प्रोटीन्स होती है। तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पर पैक्टिनेजेस का और प्रोटीएजेस का यूज किया जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाएगा कि भाई बताओ कि क्लियरिंग ऑफ फ्रूट जूस, जो बोटल पैक्ड जूस जो होता है उसके क्लियरिंग के लिए आप क्या यूज करोगे, पैक्टिनेजेस और प्रोटीएजेस का यूज करते होते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकाइनेज। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें चल रही हैं यार, ये इनसे ना पेपर में एक सवाल तो इस लाइन से आया रखा ही है, बस ये समझो, ठीक है ना। जो आपका स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है एक एंजाइम है जो कि आपका बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है, ठीक है ना, एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज एज ए क्लोट बूस्टर। तो जो आपके क्लोट्स हो जाते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि भाई उसको किसी को ब्रेन हेमरेज हुआ है और उसके बाद कुछ क्लोट्स जो है वो उसकी ब्लड वेसल्स में रह गए हैं, तो उन क्लोट्स को डिसॉल्व करने के लिए जो एंजाइम दिया जाता है वो आपका होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। सवाल आता है क्लोट बूस्टर क्या है, किससे मिलता है। आपका आंसर होगा क्लोट बूस्टर जो है वो स्ट्रेप्टोकाइनेज को कहते हैं। वो स्ट्रेप्टोकाइनेज आपका स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से मिलता होता है। नेक्स्ट है फॉर रिमूविंग क्लोट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट हु हैव अंडरगोन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक। यानी कि जिनको हार्ट अटैक हुआ होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन मतलब हार्ट अटैक। देखो ये अब ऐसा होता है कि जैसे कि जो आपकी हार्ट को जाने वाली कोरोनरी आर्टरी होती है ना, जो ब्लड लेकर जाती है, उसमें मान लो क्लोट आ जाए तो जिस हिस्से में वो आगे जा रही होती है ना, उस हिस्से में आगे ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती और हार्ट का जो अगले वाला हिस्सा होता है जहाँ ब्लड की सप्लाई, जहाँ ऑक्सीजन की पुअर सप्लाई हो जाती है ना, उस हिस्से में जा करके उस हिस्से में टिश्यू डेथ होने लगती है, जिसकी वजह से काफ़ी तेज़ दर्द होता है, एंजाइना उसे कहते हैं, और इट लीड्स टू द हार्ट अटैक, ठीक है। तो इस क्लोट्स को जो डिसॉल्व करने के लिए जो दवाई दी जाती है दैट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज क्लोट बूस्टर, ठीक है ना।
नेक्स्ट दिया है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आपकी जो साइक्लोस्पोरिन ए नाम की ड्रग है, साइक्लोस्पोरिन ए आपका इम्यूनोसप्रेसिव होता है। इम्यूनोसप्रेसिव यानी कि जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है वो होता है। ये सवाल आता है कि साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो आपका इम्यूनोसप्रेसेंट है और ये आपका कहाँ से ऑब्टेन होता है। द साइक्लोस्पोरिन ए इज ए इम्यूनोसप्रेसेंट एंड इज ऑब्टेन फ्रॉम द ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। सवाल आता है कि ट्राइकोडर्मा क्या है, तो आपका आंसर होगा ट्राइकोडर्मा इज ए फंगस। कभी बैक्टीरिया लगा दो आप, इसे ध्यान रखना, ये ऐसे फंस जाता है सवाल, आप इसको बैक्टीरिया नहीं बताएंगे, आप इसको फंगस बताएंगे, ठीक है। और इससे निकलती है साइक्लोस्पोरिन ए, इट इज ए इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। तो जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट में मान लो आपको किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद आपका इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट ना कर दे। हमने बताया था कि जो टी सेल होती हैं, टी हेल्पर सेल्स जो होती हैं, वो आपकी इम्यून सिस्टम की वो उसको रिजेक्ट कर देती हैं, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट कर देता है। तो एट द सेम टाइम आपको लगातार इम्यूनोसप्रेसेंट दिए जाते हैं, जीवन भर तक ये आपके चलते होते हैं। ये इम्यूनोसप्रेसेंट जो होते हैं आपके इम्यून सिस्टम को उसके खिलाफ, जो आपको किडनी ट्रांसप्लांट हुई है क्योंकि वो किसी और का ऑर्गन है, उसको एंटीजन ना आपकी बॉडी समझ ले, उसके खिलाफ जो है हमला ना बोल दे, इसलिए आपको लगातार ऐसे एक्टिव सब्सटेंसेस दिए जाते हैं। लास्ट इसमें पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है, स्टैटिन्स क्या होते हैं, ठीक है। दीज आर द स्टैटिन्स। स्टैटिन्स क्या हैं? तो भाई स्टैटिन्स जो होते हैं बच्चों आपके, वो आपके कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट्स होते हैं। स्टैटिन्स आर कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट्स, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। लिखा है स्टैटिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट। ईस्ट का नाम ध्यान रखना है आपको, मोनोएस्कस परप्यूरियस। इसका नाम है मोनोएस्कस परप्यूरियस। तो मोनोएस्कस परप्यूरियस नाम का जो ईस्ट होता है उससे कमर्शियली बनाया जाता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट, दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिन्स। क्या कहते हैं उसको? स्टैटिन्स कहते हैं। और वो आपका क्या करता है, एक एंजाइम होता है जो कि आपका यहाँ सिंथेसिस में काम करता है। HMG को एरोमेटिक नाम का एक एंजाइम होता है, वो उस एंजाइम पर काम करते हैं, उस एंजाइम को रोक देते हैं, इनहिबिट करते हैं, और जिससे कि आपका कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस रुक जाती है। तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं, ऐसे लिख के देंगे कि हाउ स्टैटिन वर्क, तो आपको सीधा कुछ नहीं लिखना ज़्यादा, आपको लिखना है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो स्टैटिन जो होते हैं, तो आपने देखा हुआ एट्रोवेस्टिन ऐसे नाम से गोलियाँ आती हैं, एट्रोवेस्टिन लाइक इस तरह गोले चलती हैं, स्टैटिन चलते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल कम कर देते हैं। तो वो आपके कोलेस्ट्रॉल को बनाने के लिए जो एंजाइम मदद करता होता है, जो एंजाइम चाहिए होता है, उसको इनहिबिट करते हैं और जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस नहीं होती है। तो ये देखो इतना इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है आपका, इसमें से कितने सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के बनते हैं। हमेशा ही आपका ध्यान रखना, हमेशा ही कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इस पैराग्राफ से कोई क्वेश्चन ना आए। पेपर कभी बनता ही नहीं है, ऐसा पेपर ही नहीं आता इसमें इस पैराग्राफ से क्वेश्चन ना आए, आएगा ही 1,00,000% आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है एक बड़ा सा टॉपिक जो कि आपका है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, यानी कि सीवेज का जो ट्रीटमेंट किया जाता है, जो आपके घरों से निकला हुआ सीवेज है उसको ट्रीट करके सही कैसे करते हैं। सही मतलब करने का ये है कि उसको फ्रेश वाटर में डालना हो, अगर मान लो सीवेज को नदियों में डालना हो तो नदियों में डायरेक्टली डालने से पहले उसके अंदर से जो ऑर्गेनिक मैटर है उस ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करना होता है। क्योंकि भाई आप नदियों में तो ऐसे डाल नहीं सकते ना, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप कहीं भी ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाओगे, अगर आप कहीं भी ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज करोगे, तो ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज करने से ये होगा प्रॉब्लम कि भाई वहाँ पर जो पानी है उसमें आपका वो न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट भी हो सकता है, उसमें दूसरी चीज़ें जो फ्लोरिश कर जाएंगी, ठीक है ना, और एल्गी वगैरह हो जाएंगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके वजह से क्या होगा, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होगी और जो दूसरे जो एनिमल जो जीव जंतु वहाँ रहने वाले हैं उन्हें प्रॉब्लम होगी। तो मतलब ये कहा जाता है कि जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर कहीं पानी में है उतना ज़्यादा वो पॉल्यूटेड होगा। मोर द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर वाटर बॉडी द मोर पॉल्यूटेड द वाटर बॉडी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब हमें करना क्या होता है कि सीवेज को ट्रीट करके उसके अंदर से जो घुलने वाली, जो उसमें घुली हुई, जो उसमें घुल चुके हैं, मतलब जो डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर है उसको हटाना होता है। और नॉर्मली जो सेडिमेंट होने वाला है वो तो हट ही जाता है, सेडिमेंटेड जो सेडिमेंटेशन वाला जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है वो तो हट ही जाएगा, लेकिन जो घुल जाता है उसको हटाना होता है, कम करना होता है उसकी मात्रा, ताकि वो जो एक फ्रेश वाटर बॉडी है उसमें डालने लायक हो जाए। तो चलिए पहले यहाँ से देखते हैं, फिर अगले पेज पे इन्होंने अच्छे से बताया क्या क्या है। यहाँ लिखा है वी नो दैट लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर आर जनरेटेड एवरी डे इन सिटीज एंड टाउन
अ मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वेस्ट वाटर इज ह्यूमन एक्सक्रीटा, मेजर कंपोनेंट है वो ह्यूमन एक्सक्रीटा है। एंड दिस म्यूनसिपल वेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड सीवेज, इस म्यूनसिपल वेस्ट को क्या कहते हैं, सीवेज कहते हैं। इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका ऑर्गेनिक मैटर मिलता होता है एंड माइक्रोब्स मिलते होते हैं। ध्यान रखना, सीवेज कंटेन्स, आंसर है ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स, रिमेनिंग ऑफ विच आर पैथोजेनिक, जिनमें से बहुत सारे जो होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं, बीमारियां खोज कर देते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर दिस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सीवेज और अर्बन वेस्ट वाटर इज डिस्पोज ऑफ डेली? दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर स्ट्रीम डायरेक्टली। तो रिवर्स में तो आप इसे डायरेक्टली डाल ही नहीं सकते, मतलब ये तो सही बात है, रिवर्स के अंदर तो आप इसको डाल नहीं सकते, ठीक है, ये ध्यान रखना, डायरेक्टली नहीं डालना है। एंड यू कैन अंडरस्टैंड वाई बिफोर डिस्पोजल, हमें पता ही है कि क्यों नहीं डालते हैं, वहाँ ऑर्गेनिक मैटर हो जाएगा ज़्यादा और वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी, टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है वहाँ बाद में। बिफोर डिस्पोजल है सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टू मेक ए लेस पोल्यूटिंग, उसको लेस पोल्यूटिंग किया जाता है, पूरी तरह तो नहीं हट पाता है लेकिन फिर भी उस लेवल तक उसको लेकर के जाते हैं जिस लेवल तक वो उसमें डालने लायक हो जाए फ्रेश वाटर बॉडीज में। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय द हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स, तो ट्रीटमेंट जो है वो आपका हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स की मदद से किया जाता है। नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज, जो कि सीवेज में आपके नेचुरली प्रेजेंट होते हैं पहले से ही, उन्हीं से ही उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। दिस ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन 2 स्टेज, देखिए 2 स्टेज में इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। पहले आप आराम से कॉमन थोड़ी मेरी बात सुन लें, उसके बाद हम इस प्रोसेस को देख लेंगे एक एक करके क्या क्या इस प्रोसेस में होगा। तो देखिए समझने की बात यह है कि पहले तो हम जो है जो हमारा सीवेज होगा, मान लो उस सीवेज को सपोज करो यहाँ एक टैंक के अंदर ले जाते हैं, मान लो यहाँ इस टैंक में ले गए सीवेज को, ठीक है, ले जा करके इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही, ठीक है, छोड़ दिया, इसका फिल्टर कर लिया, छान लिया, फिल्टर कर लिया, जो फिल्टर करके हट सकता था उसको फिल्टर करके हटा दिया। जो चीज़ें इसमें नीचे बैठ सकती हैं, सेडिमेंट हो सकती हैं, उन्हें मौका दिया गया कि वो नीचे बैठ जाएं, सेडिमेंटेशन हो जाए, ठीक है। जो बाहरी चीज़ें हैं, जो ईंट पत्थर और न जाने ऐसी चीज़ें जो नीचे बैठ सकती हैं वो यहाँ बैठ जाएंगी। अब इसके अंदर से क्या करेंगे, जो नीचे बैठ गया है, ये जो यहाँ बैठा है, इसको हम कहेंगे प्राइमरी स्लज। ये आपका क्या कहलाएगा, प्राइमरी स्लज। तो प्राइमरी स्लज तो नीचे बैठ गया, ऊपर जो बचा है दैट इज इफ्लुएंट। वो क्या है आपका ऊपर जो बचा हुआ है जिसमें घुली हुई डिजॉल्व आपकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर वो यहाँ ऊपर है। तो इसमें से हम क्या करते हैं भाई, डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर जो इफ्लुएंट है हमारा ऊपर तैरने वाला, उस इफ्लुएंट को हम ले जाते हैं यहाँ से दूसरे टैंक पे, ठीक है, उसको हम कहीं लेके आके दूसरे टैंक के पास लेके चले जाते हैं। तो दूसरे टैंक पे जब आप उसको लेकर जाओगे वहाँ आपका उसका सेकेंडरी ट्रीटमेंट चलेगा, दूसरी तरह का ट्रीटमेंट चलेगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, देखो वहाँ भी मैं कॉमन सी एक बात अभी समझ लो पहले, वहाँ जो आप लेकर के गए हो उसको इफ्लुएंट को, मान लो इफ्लुएंट आपका यहाँ पर पहुँचा दिया इस वाले के अंदर, दूसरे टैंक के अंदर, तो यहाँ पर आने के बाद क्या होगा भाई, यहाँ इसमें देखो कुछ बैक्टीरिया कुछ माइक्रोब्स तो पहले से इसमें प्रेजेंट होते हैं, हमने ऊपर पढ़ा है कि माइक्रोब्स उसमें पहले से प्रेजेंट होते हैं, तो कुछ तो इसमें प्रेजेंट ही होते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, इसके अंदर अपना बाहर से कुछ एरोबिक बैक्टीरिया डाल देते हैं, इसके अंदर कुछ एरोबिक बैक्टीरिया डाल दो, ठीक है, और कुछ फंजाई डाल दो थोड़ा सा। तो दो देखो, एरोबिक बैक्टीरिया बाहर से भी डाल दो, फंजाई डाल दो। तो जो इसमें डाला गया है ये इस तरह हुआ जैसे कि आप दूध से दही बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने दही बनाते टाइम दूध में इनोकुलम लगाया था, दही में हम बैक्टीरिया का जामुन जो लगाते हो आप, जिसे जामुन कहते हो, वो बैक्टीरिया होते हैं, इनोकुलम होता है, स्टार्टर होता है, वो आप डालते हो। अगर आप वो नहीं भी डालोगे तो भी दूध में आपके बैक्टीरिया आ ही जाएंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से उसमें डालते हो ना। तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, जो आपका इफ्लुएंट आया था उसमें अपनी तरफ से कुछ एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई डाल रहे हैं। वो क्या करेंगे, एरोबिक है, ध्यान रखना, एरोबिक है तो इनको ऑक्सीजन डिमांड है, ये आपको इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखनी होगी। एरोबिक है तो भाई आपको यहाँ O2 डालनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, एयर इसमें डालते रहते हैं, एयर भेजते रहते हैं ताकि एरोबिक बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो कर पाएँ। एयर डालते रहेंगे, एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करते रहेंगे। अब एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं तो ग्रो करते टाइम वो क्या करते हैं, जब बैक्टीरिया ग्रो करेंगे तो वो उस ऑर्गेनिक मैटर को यूज करेंगे, और जिस वजह से वो जो ऑर्गेनिक मैटर होगा वो आपका यूज होना शुरू हो जाएगा। भाई मान लो इस टैंक में वो ऑर्गेनिक मैटर था, तो यहाँ तुम्हारे एरोबिक बैक्टीरिया, फंजाई, ये बहुत सारे हो गए,
तो इन्होंने ऑर्गेनिक मैटर ख़त्म करना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर ख़त्म करेंगे, इनकी ऑक्सीजन की डिमांड, देखो शुरुआत में बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर था, तो इनकी ये एरोबिक हैं, इनकी ऑक्सीजन की डिमांड कितनी थी, ज़्यादा रही होगी। तो ऑक्सीजन की डिमांड थी क्योंकि बैक्टीरिया को ग्रो करना था, एनर्जी बनानी थी अपने लिए। तो भाई ध्यान से समझना, जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, इनडायरेक्टली आप यही समझ सकते हो ना, अगर मुझे पता करना है कि किस पानी में कितना ज़्यादा इनडायरेक्टली मेरा ऑर्गेनिक मैटर डिसॉल्व है, तो मैं उस पानी की O2 की डिमांड को देख लूँ, बायोलॉजिकल जो ऑक्सीजन डिमांड है उसको देख लूँ, ठीक है ना। अगर ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है तो इसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर भी ज़्यादा ही होगा। अगर ऑक्सीजन की डिमांड कम है तो उसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर भी कम ही होगा। ऑक्सीजन की डिमांड क्यों? क्योंकि जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं जो कि उसको डिकम्पोज कर रहे हैं, जो तुम्हारा वहाँ पर जो ऑर्गेनिक मैटर को डिजोल्व कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है। तो ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर, ज़्यादा बैक्टीरिया, ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है ना। कम तो कम डिमांड, कम ऑक्सीजन डिमांड, कम पॉल्यूटेड वाटर, तो उतना ही पॉल्यूटेड वाटर होता है जितना ज़्यादा उसकी ऑक्सीजन की डिमांड होती है। तो अगर हम कहें कि BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो इनडायरेक्टली इस बात का मेजर है कि आपका वाटर कितना ज़्यादा पॉल्यूटेड है, कितना ज़्यादा पॉल्यूटेड वाटर है आपका, इसको हम BOD से नाप सकते हैं। BOD पता लग गया ना क्या होगा। चलिए अब आप देखते हैं धीरे धीरे क्या होगा, इसका जो है इसमें बैक्टीरिया और फंजाई बढ़ जाएंगे और ये ऑर्गेनिक मैटर इसका कम हो जाएगा। बैक्टीरिया फंजाई ज़्यादा हो जाएंगे, ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाएगा। ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, जो थोड़ा हमारा साफ पानी है उसको ले जाते हैं बाहर, ठीक है, बाहर उतार देते हैं नदी वगैरह में जहाँ ले जाना होता है। BOD टेस्ट करके उसको भेज देते हैं साफ, मतलब फ्रेश वाटर बॉडी में कहीं भेज देंगे। इसके बाद यहाँ इसमें जो बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ आपके एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई बचेंगे। पानी तो गया, उनके गुच्छे गुच्छे बचेंगे बहुत सारे। उन गुच्छों को क्या कहते हैं? फ्लोक्स कहते हैं। फ्लोक्स क्या होता है? मास ऑफ द बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद द फंगस स्ट्रक्चर्स। अगर आपके जो माइक्रोब्स हैं, एरोबिक माइक्रोब्स हैं, उनके गुच्छे बचेंगे, फ्लोक्स बचेंगे। तो भाई फ्लोक्स को हम क्या करेंगे, एक दूसरे टैंक पे लेकर के जाएंगे। फ्लोक्स को यहाँ से हम दूसरे टैंक पे ले जाएंगे, यहाँ से निकाल के फ्लोक्स को हम एक नए टैंक पे लेके गए। नए टैंक में मेरा क्या है, यहाँ हम क्या लेके आए? फ्लोक्स, ठीक है। इसके अंदर फ्लोक क्या है? बैक्टीरिया फंजाई, यहाँ ले आए, ठीक है। तो इस टैंक में, नए टैंक में मेरे कौन है? कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया, जो एनारोबिक बैक्टीरिया इनको डाइजेस्ट कर देंगे, इनको ख़त्म कर देंगे। तो ये मेरा एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर है। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर है क्योंकि इसमें पानी तो गया, अब जो नीचे जो बैठा था वो क्या था? स्लज था। जैसे ऊपर जो बचा था नीचे वो था प्राइमरी स्लज, अभी क्या है यहाँ? एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें बैक्टीरिया फंजाई हैं बहुत सारे। अब मैं इस वाले स्लज में से, जो यहाँ सेडिमेंट हुआ है, पानी तो चला गया, उसमें से कुछ सारा मैं यहाँ ले आया नए टैंक में। यहाँ मैंने क्या कर दिया, एनारोबिक स्लज, जो स्लज था हमारा जिसमें बैक्टीरिया फंजाई थे, उसको मैंने एनारोबिक बैक्टीरिया से, जो मेरे एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं उनसे क्या करा दिया? डाइजेस्ट करा दिया। इससे मेरी क्या बन जाएगी? मीथेन बन जाएगी, हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगी, ये बन जाएंगी। एंड ये मैं बायोगैस में यूज कर लूँगा इन दोनों को, और बैक्टीरिया फंजाई भी खत्म, और मीथेन मिल गई मुझे, और हाइड्रोजन सल्फाइड मिल गई मुझे, ठीक है। कुछ थोड़ा सा मैं इसमें से रख लूँगा, पहले वाले में से फ्लोक्स जो थे ना, यहाँ एक्टिवेटेड जो स्लज था इसका नीचे बैठा हुआ, उसको मैं थोड़ा सा रख लूँगा, जो कि मैं कहाँ यूज करूँगा? ऊपर शुरुआत में जब मैं टैंक में डालूंगा ना वो इनोकुलम के लिए, तो मैं यहाँ से निकाल के रख लेता हूँ, शुरू में लगा देते हैं उसको, स्टार्टिंग में स्टार्टर की तरह लगाते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। आपको एक बार 1 बाय 1 आपकी बुक में जो बताया उसको देखते हैं क्या है। तो शुरुआत में इन्होंने कहा कि प्राइमरी ट्रीटमेंट, तो लिखा है कि दीज ट्रीटमेंट स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ द पार्टिकल लार्ज एंड स्मॉल फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। शुरुआत में तो आप फिल्ट्रेशन करें, सेडिमेंटेशन करें, और जो है अपना क्या करें, उसको जो चीज़ें नीचे छन सकती हैं उनको छान लें। एंड दीज आर रिमूव्ड इन स्टेजेस। इनिशियली फ्लोटिंग डेब्रिस इज रिमूव्ड बाय सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। शुरुआत में जो आपका फ्लोटिंग डेब्रिस है, जो तैरता हुआ डेब्रिस है, उसको तो आप छान के हटा सकते हो, फिल्ट्रेट करके निकाल दोगे। एंड देन द ग्रिट, सॉयल और स्मॉल पेबल जो होते हैं उनको आप सेडिमेंटेशन से हटा दोगे। All solid that settle from the primary sludge and the supernatant form the effluent। ठीक है, जो नीचे बैठा है वो तो क्या है? प्राइमरी स्लज है, और जो ऊपर तैर रहा है दैट इज इफ्लुएंट। इफ्लुएंट को सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए दूसरे टैंक में लेकर के जाते हैं। आगे लिखा है
द प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास्ड, जो प्राइमरी इफ्लुएंट आपका वो क्या किया गया, वो पास किया गया इनटू ए लार्ज एरिएशन टैंक्स, मतलब जिन टैंक्स में आपकी हवा है, एयर आ रही है, उनमें भेजा जाता है उनको। वेयर इट इज कॉन्स्टेंटली एगिटेटेड, उसको लगातार हिलाया जाता है जिससे एयर जो है वो पूरे में मिल जाए, सब बैक्टीरिया जो है उन्हें एयर मिलती रहे, ऑक्सीजन। दिस अलाउज विगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब इनटू फ्लॉक्स। फ्लॉक्स मतलब फंजाई और एरोबिक माइक्रोब जो है वो पूरी तरह से उसमें ग्रोथ कर जाते हैं। और वाइल ग्रोइंग दीज माइक्रोब्स कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। तो ये आपको पता ही है कि जैसे जैसे वो बढ़ते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर के इनको हटा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द बीओडी, जिससे क्या होगा, धीरे धीरे बीओडी कम हो जाएगी। बीओडी आपको पता ही है, ऑक्सीजन की डिमांड है। सवाल आएगा बीओडी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आएगा, याद रखना। बीओडी रेफर टू द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज बाय बैक्टीरिया। तो ध्यान रखना, जितना ज़्यादा और 1 लीटर पानी में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बैक्टीरिया को चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड एज बीओडी। ठीक है, जितना बीओडी है उतना ही पॉल्यूटेड वाटर है, ये बात ध्यान रखेंगे। एंड द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल बीओडी इज रिड्यूस, जब तक बीओडी आपकी कम ना हो जाए तब तक आप सीवेज का जो वाटर है उसको ट्रीट करते रहते हैं। एंड द बीओडी टेस्ट मेजर द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ए सैंपल ऑफ वाटर। तो सवाल आता है आप बीओडी को कैसे मापते हैं, तो आपको बताना है अपटेक ऑफ ऑक्सीजन से मापते हैं। ठीक है, जो कि एक सैंपल ऑफ वाटर में माइक्रोब ने लिया है। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली बीओडी इज अ मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इनडायरेक्टली बीओडी जो है वो आपका ऑर्गेनिक मैटर का मेजर ही है, प्रेजेंट इन द वाटर। द ग्रेटर द बीओडी मोर द पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। तो ये हमने आपको बता दिया, जितना ज़्यादा बीओडी होगा उतना ही ज़्यादा आपका पॉल्यूटिंग पोटेंशियल होगा आपके वाटर का। ठीक है ना, उतना ज़्यादा पॉल्यूटेड आपका वाटर होगा, ये आपको पता है। नेक्स्ट यहाँ से शुरू होता है कि वंस द बीओडी ऑफ सीवेज और वेस्ट वाटर रिड्यूस, जैसे जैसे उसकी बीओडी कम होती चली जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, द इफ्लुएंट इज देन पास्ड इनटू सेटलिंग टैंक। भाई बिल्कुल सही बात है, इफ्लुएंट को लेंगे ऊपर से और एक सेटलिंग टैंक में डाल देंगे। वहां जाकर के सेटलिंग टैंक में क्या होगा, जो बैक्टीरिया वगैरह थे, जो फ्लोक्स थे, वो नीचे बैठ जाएंगे, सेडिमेंट हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, एंड दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। तो अभी क्या हो रहा है कि जो नया टैंक बनेगा, भाई नए टैंक में क्या होगा, सीधा सीधा जो तुम्हारे जो भेजे गए वो हैं बैक्टीरिया फ्लोक भेजा, ये मान लो नया टैंक था, तो इसमें क्या होगा, जो इफ्लुएंट था वो तो यहाँ है ऊपर, और ये यहाँ पहले वाले टैंक में से ले आए इसको यहाँ पे ना, और यहाँ जो नीचे बैठा है दैट इज एक्टिवेटेड स्लज। ये क्या है आपका एक्टिवेटेड स्लज। अब क्या करते हैं इसमें से, इफ्लुएंट को मैंने आपको बताया, इफ्लुएंट को बाहर निकाल लेंगे, रखा है यहाँ कि स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज इज पंप बैक इनटू एरेशन टैंक। तो मैंने आपको बताया था कि इसका थोड़ा सा पार्ट ले लेंगे जो कि शुरुआत में आपको लगाने में काम आएगा। जब शुरुआत में आप इनोकुलम करेंगे, स्टार्टर लगाओगे, तो यहाँ से लेके रख लेते हैं। फिर और क्या करते हैं कि इसको जो बचा हुआ आपका एक्टिवेटेड स्लज है, भाई बाकी को तो कहाँ भेज देते हैं, इफ्लुएंट तो पानी भेज देंगे नदियों में, और जो नीचे वाला जो बचा है आपका ये, इसको ले जाएंगे दूसरे में जो कि आपका है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। कहाँ ले जाएंगे, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में लेकर के जाएंगे। वहाँ आपको पता है इसको डाइजेस्ट किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा, लिखा है ना ये कि स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज पंप बैक कर लेंगे, उसको इनोकुलम की तरह यूज करेंगे, और बचे हुए को लेकर के जाएंगे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। हियर अदर काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया विच ग्रो इनरोबिकली। तो आपको पता है वहाँ दूसरी तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपके एनारोबिकली ग्रो करते हैं एंड डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड द फंजाई इन द स्लज। तो वो एनारोबिकली ग्रो करने वाले जो बैक्टीरिया होंगे वो क्या करेंगे, आपके बैक्टीरिया को, फंजाई को डाइजेस्ट कर देंगे। एंड ड्यूरिंग दिस डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो आपको पता है इस टाइम पर जो आपका बैक्टीरिया होगा, मतलब डाइजेशन के दौरान वो बैक्टीरिया होंगे आपके एक मिक्सचर ऑफ गैसेस बनाएंगे, सच एज मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यार ये याद रखना, आपसे पूछेंगे कौन कौन सी गैस बनाई जाती हैं, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपकी बायोगैस की तरह यूज कर ली जाएंगी। ठीक है, दीज गैसेस फॉर्म बायोगैसेस, ये क्या बनाती हैं, आपकी बायोगैस बनाती हैं, एंड कैन बी यूज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, इन्फ्लामेबल होती हैं, यूज कर ली जाएगी। तो ये था आपका ट्रीटमेंट यहाँ तक का। इसके आगे पेज पे थोड़ा सा इन्होंने लिखा है कि सरकार ने किसने, कौन कंट्रोल करता है इसको, कौन करते हैं, वहाँ पे देख लेते हैं। नीचे लिखा है द इफ्लुएंट जो है आपका वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो है उसको नेचुरल वाटर बॉडीज में, रिवर में, स्ट्रीम्स में उतार लिया जाता है। एक इन्होंने फोटो ऊपर दिखाया तो वो आपने देख ही लिया है,
तो ये था आपका, ध्यान रखना प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट अच्छे से पढ़ना, पेपर में से बीओडी वाला सवाल तो आ ही जाता है। और एक्टिवेटेड स्लज वगैरह पूछ लेते हैं आपसे कि क्या एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है, ठीक है। फिर ये बताया यहाँ इन्होंने कि देखो इतना बड़ा होता है ये एरियल व्यू, इन्होंने दिखाया कि देख लो इतना बड़ा सा एरिया होता है। यहाँ लिख के दिया है कि यू कैन अप्रिशिएट हाउ माइक्रो प्ले मेजर रोल इन द ट्रीटिंग मिलियंस ऑफ गैलन ऑफ वेस्ट वाटर in every day across the globe. And this methodology has been practiced for more than a century now in almost all parts of the world. Till date, no man-made technology has been able to rival that micro treatment of sewage. कोई और दूसरा टेक्नोलॉजी नहीं है, अब यही है। And you are aware that due to increasing urbanization, sewage is being produced in much larger quantities. बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको पता है ये बात तो। And however, the number of sewage treatment plant has not increased enough to treat the लार्ज क्वांटिटी। तो जब भी उतने ज़्यादा ट्रीटमेंट के लिए टैंक ये जो नहीं बना रहे हैं प्लांट, सीवेज बढ़ता जा रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है। एंड सो दैट अनट्रीटेड सीवेज इज ऑफन डिस्चार्ज इनटू डायरेक्ट इनटू द रिवर्स लीडिंग टू द पॉल्यूशन और इंक्रीजिंग वाटर बोर्न डिजीजेज। तो उसको डायरेक्ट जो है नदियों में उतारा जा रहा है, इससे बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। जो नदियों में जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको दिक्कत हो रही है, वो नहीं रह पा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ जा रहा है वहाँ का, जो कि फिशेस के रहने के लिए नॉर्मल नहीं है। टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। ये द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैज़ इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान। आपसे सवाल ये पूछेंगे कि गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान किसने बताया था, तो आपका होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने शुरू किया था। ये सवाल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछ लेंगे कि किसने शुरू किया था ये गंगा एक्शन प्लान। एंड टू सेव दीज मेजर रिवर ऑफ आर कंट्री फ्रॉम पॉल्यूशन। तो ये पूरी लाइन आपको लिखनी होगी, क्यों आया था ये रिवर्स को कंट्री की पॉल्यूशन से बचाने के लिए आया था। अंडर दीज प्लान्स इट इज प्रपोज टू बिल्ड ए लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये भी इसकी प्रॉपर्टी के इसके अंडर में क्या काम किया था, ये किया था। ओनली ट्रीटेड सीवेज में बी डिस्चार्ज इन टू द रिवर्स, ठीक है। तो ये इसके पॉइंट बना के आपको लिखने पड़ेंगे जब आपसे पूछा जाएगा गंगा एक्शन प्लान। एंड अ विजिट टू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सिचुएटेड इन एनी प्लेस नियर यू वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड एडुकेटिंग एक्सपीरियंस। तो ये कह रहे कि जाकर देख कर आओ, आपके इलाके में कहीं पर होगा तो आप ढूंढ के देख लेना एक बार, ठीक है। तो भाई आज के लिए फिर इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम देखते हैं ये आगे का माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ गैस, बायोगैस। और चैप्टर आपका ये छोटा सा ही है, सवाल बन जाते हैं 2 3 4 सवाल आ जाते हैं। मेडिकल इससे पूछ लेगा, आपके 2 सवाल तो पूछ लेगा, मतलब जरूर है, 2 तो आ ही जाते हैं। बीओडी और वगैरह एंजाइम वगैरह क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। तो उसको ध्यान से पढ़ना, एनसीईआरटी को पढ़ना, इंप्रूवमेंट करना अपने अंदर, बार बार रिवीजन करना, वीडियो देखते रहना कंटिन्यू। जितनी बार देखोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।